गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना नया टॉपिक है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये सभी बच्चों एक ही नेम है। ठीक है, मीनिंग एक ही है इनका, लेकिन इनको अलग अलग नेम से कॉल किया जाता है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोल सकते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, और इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है आईपी, और इसको आई भी शो कर सकते हैं। ठीक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी जनरली पूछा जाता है। बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, बट कॉम्पिटिटिव में भी ये टारगेट रहता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल या एनर्जी। बच्चों ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है, पहले हमें तो वो जानना है। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? जैसे आपके कोई आइसोलेटेड गैसेस एटम है। ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम है। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है मालूम है? विदाउट बॉन्डिंग, यानी कि ऐसा एटम जो कि किसी से भी बॉन्ड ना बनाता हो। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड एटम बोलते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्लासेस में आपके क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो आपस में एक दूसरे से कन्वर्जेशन में बातचीतें करते हैं, गपशप करते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो रही है, बॉन्डिंग हो रही है उनमें आपस में, इसीलिए वो बातचीत कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, मैंने उसमें से किसी एक स्टूडेंट को उठा करके किसी एक अलग रूम में रख दिया। अब ना तो वो किसी से बात करेगा, दीवारों से तो कर ही नहीं सकता ना। ठीक है, तो अब वो स्टूडेंट क्या हुआ, आइसोलेटेड हो गया सभी से। ठीक है, अलग हो गया वो। ठीक है, ओके। इसी तरह से आपकी एटम्स के केसेस में क्या है कि ऐसा एटम लेंगे जो कि आइसोलेटेड हो। ठीक है, जो कि किसी से बॉन्ड ना बनाता हो, तो आइसोलेटेड गैसेस एटम मैंने बनाया हुआ न्यूक्लियस से, और इसके सराउंडिंग ऑर्बिट्स हैं। ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट बच्चों। अब आप मुझे बताइए कि ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। सबसे कम अट्रैक्शन कौन से वाले इलेक्ट्रॉन पर होगा? न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन है, वो सबसे कम किस पर होगा? इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे कम अट्रैक्शन होगा, यानी कि इट इज लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर चीज? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल या एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बाउंडेड आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम्स के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन को उसकी ऑर्बिट में से रिमूव करने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है, वो है बच्चों आपके आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर बच्चों? तो ये डेफिनेशन है आपकी। क्लियर? ठीक है, अब हम यहां पर स्टडी करने जा रहे हैं आपके सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये तो बात हुई बच्चों आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। अब है हमारा सेकंड इसमें पॉइंट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। सक्सेसिव का मतलब समझते बच्चों? सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को निकालना। आयोनाइजेशन एनर्जी का फंक्शन क्या है, मेन एम क्या है? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, यानी कि एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ही आपके क्या होता है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एक एग्जाम्पल यूज करता हूं बच्चों में, जैसे कोई आपका एन गैसेस एटम है, एन गैसेस एटम है। ठीक है बच्चों, इसमें से मुझे क्या करना है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया बच्चों। जब इस एन में से इलेक्ट्रॉन का आउटमोस्ट ऑर्बिटल को रिमूव किया,
अब इसको रिमूव करने के लिए मुझे क्या है, ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको मैंने क्या बोल दिया आपकी Ip1, ठीक है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मुझे जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई वो ही आपके Ip1, तो मैंने यहां पर लिख दिया आपके Ip1 एनर्जीज के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज N+, ठीक है, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो इट इज कन्वर्ट इनटू N+2 एंड ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया बच्चों। अब इसको निकालने के लिए मुझे एनर्जी जरूरत होगी Ip2, यानी कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आयनाइजिंग पोटेंशियल शुरू कर दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया आपका Ip2, ठीक है। नाउ देखो ये सक्सेसिव एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जा रहा हूं यहां पर, N+2 में से एक इलेक्ट्रॉन फिर रिमूव किया, तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आपके Ip3 और इट इज कन्वर्ट इनटू N+3, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुका है और ये एनर्जी हो गई आपके Ip3। ओके, साइड में एनर्जी लिखता जा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एनर्जी मुझे देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी होगी वो क्या होगी आपके पॉजिटिव में होगी, डेल्टा H इक्वल Ip1 Ip2 Ip3 इस, ठीक है। ये क्या होगा प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट और भी बनता है इसमें। N+3 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो ये हो गया Ip4 और इट इज कन्वर्ट इनटू N+4 और ये हो गया आपकी प्लस इलेक्ट्रॉन और ये हो गया डेल्टा H इक्वल Ip4, ठीक है बच्चों। तो ये हुआ सक्सेसिव रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। ये क्या होता है आपकी आइसोलेटेड गैसेस एटम में। तो बच्चों तो ये हुआ Ip1। तो हमें यहाँ पर ऑर्डर बताना है कि भाई इन एनर्जी में इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों आपके, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करते जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज्यादा डोमिनेंट होता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में उतनी ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस कहां आ रहा है, ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में चेंजेस आ रहा है। ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन से बच्चों वो कम होते जा रहे हैं, और वो कम होते जाएंगे तो जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स पर, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स पर, वो बढ़ता जाएगा। और बच्चों आपकी क्या है, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो बच्चों आउटरमोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी इमिशन पोटेंशियल सक्सेसिवली बढ़ती जाएगी। Ip1 से ज्यादा क्या होगी आपकी Ip2 की, और Ip2 से ज्यादा होगी आपकी Ip3 की, और Ip3 से ज्यादा होगी आपकी Ip4 की, और सो ऑन। इस तरह से आपकी आगे इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर होता है आपकी चीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, इसमें क्या करते हैं एनर्जी देते हैं। ओके बच्चों, तो इट इज यानी कि Ip इज ए एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चों ये, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है बच्चों, यानी कि डेल्टा H की वैल्यूज यहां पर क्या होती है आपकी पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपकी डेल्टा H की वैल्यूज क्या होती है पॉजिटिव होती है बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों आपकी, ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है इसको हम मेजर करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, या फिर हम इसको किलो जूल पर मोल्स में इसको मेजर कर सकते हैं। क्यों, किलो जूल पर मोल्स में भी हम इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर किलो कैलोरी पर मोल में भी इसको हम मेजर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, मैंने यहां पर लिखा था आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो Ip इज एप्लीकेबल ओनली गैसियस एटम के लिए। आप
इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई एटम सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है तो आप उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं कर सकते हो। यानी कि वहां पर यानी कि सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट में अवेलेबल जो एटम है वहां पर आपका आईपी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों। क्लियर बेटा आप ये चीज, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपकी फैक्टर अफेक्टिंग आईपी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि आयोनाइजिंग पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं या आयोनाइजिंग पोटेंशियल आपकी वेरी करता है उन फैक्टर की वजह से। तो पहले हम स्टडी करते हैं आपकी इन ए पीरियड में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी आयोनाइजिंग पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं। तो बच्चों जब पीरियड में हम जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाता है, आपके बढ़ता जाता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है, अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पर अट्रैक्शन लगता है न्यूक्लियस की तरफ, टुवर्ड न्यूक्लियस, तो इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं आपके। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, ओके। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो भाई आयोनाइजिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन लग रहा है और आईपी क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करता है, ठीक है। अगर वो निकालने की कोशिश करेगा तो एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी आपकी। तो यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से आयोनाइजिंग पोटेंशियल का जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही आपके आयोनाइजिंग पोटेंशियल होगा, ओके। नेक्स्ट आपने क्या है कि आयोनाइजिंग पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और नेगेटिव चार्ज स्पीशीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे आपके हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाएगी तो उसका उस एलिमेंट्स का आईपी भी बढ़ता जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर आपके देखिए आयरन है, Fe न्यूट्रल है, ये हुआ +2 हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ, फिर हुआ +3 हुआ, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ता जाएगा आईपी उतना बढ़ता जाएगा आपके, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट है कि आयन विद हाई ऑक्सीडेशन या हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव हाई आईपी। यानी कि कहने का मतलब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा बढ़ता जाएगा किसी भी स्पीशीज पर, ठीक है ना, किसी भी सेम स्पीशीज पर, सेम एलिमेंट्स पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो उसका आईपी भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से आपकी अगर मान लो किसी भी एक स्पीशीज पर अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो बच्चों आईपी क्या होता जाएगा, आपके कम होता जाएगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। या तो रिलेशन से भी समझ सकते हैं या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि नेगेटिव चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज होना, ठीक है। प्रोटॉन्स तो उतने ही है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डोमिनेंट नहीं होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से आपके क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें बहुत ही कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से आपके आईपी कम हो जाएगा बच्चों। तो ये बताइए चीज, तो यहाँ ये सेकंड पॉइंट आपकी क्या है कि स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। बच्चों हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से उसमें प्रेजेंट जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसकी वजह से उसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और आईपी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए एक लिया मैंने नाइट्रोजन और दूसरा लिया ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है बच्चों, 1s2 और 2s2 2p3। तो बच्चों आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा आपका 2s2 2p3, ठीक है, जिसमें भी आपकी 2p3 क्या है, ये हाफ फील्ड है, ये क्या बच्चों हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। ये ऑक्सीजन का होता है आपके 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो देखिए इसमें 2p4 आपके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल नहीं है तो बच्चों आपकी क्या है, इसमें प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है p3 में उसको रिमूव करने के लिए बच्चों हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इट इज अ मोर स्टेबल ऑर्बिटल है, ठीक है, ओके। तो इसलिए Ip1 नाइट्रोजन का यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, नाइट्रोजन में से पहले इलेक्ट्रॉन को
रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिससे नाइट्रोजन का आईपी ऑक्सीजन के आईपी से ज़्यादा होगा, मोर होगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे IP1 बोलेंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल दिया है, N+ हो गया, ये क्या हो गया O+। अब देखिए N+ और O+ में से अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए किसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, वो हम यहाँ पर मालूम करते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। N+ का मतलब 1s2 2s2 2p2, ये कॉन्फ़िगरेशन हुआ कितना, नाइट्रोजन में 7 होते हैं एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितने बचे 6, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p2। O+ में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 7 बचे, तो 7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 1s2 2s2 2p3। ठीक है बच्चों, अब देखिए O+ ने हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया, अटेन कर लिया है, अब इसमें हाफ फिल नहीं है, तो बच्चों अब सेकंड इलेक्ट्रॉन को इसमें से रिमूव करने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए IP2 O+ का ज्यादा होगा N+ से बच्चों। क्लियर बेटा ये चीज, तो ये होता है बच्चों आपके हाफ फिल ऑर्बिटल और फुल फिल ऑर्बिटल्स का यानी कि कॉन्सेप्ट। ठीक है, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बच्चों अपना थर्ड पॉइंट है इसमें पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। थर्ड टॉपिक क्या अपना पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। यहाँ पर पेनिट्रेशन का मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस, यानी कि ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस। अब ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन किसका, सबसेल का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर ऑफ सबसेल। ठीक है ना, तो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सबसेल टुवर्ड न्यूक्लियस इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है बच्चों SPDF। S न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है तो इस पर अट्रैक्शन ज्यादा होता है कंपेरिजन टू P के। ठीक है, और P पर ज्यादा होता है कंपेरिजन टू D के, और D पर अट्रैक्शन ज्यादा है होता है आपके कंपेरिजन टू F सबसेल के। तो ये है आपकी ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर। ठीक है बच्चों, तो S subshell is more closer to nucleus, so more energy will be required to remove electron from S subshell as comparison to others. As comparison to others यानी कि P, D, F subshell है। एक एग्जाम्पल स्टडी करते हैं बच्चों अब इसके रिगार्डिंग। एक बेरिलियम लिया और बोरॉन लिया, इनकी IP का हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, IP1 यानी कि पहला फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव करेंगे तो उसके लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी IP1 होगी। बेरिलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों को होता है 1s2 2s2 होता है, और बोरॉन का होता है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो P सबसेल में है, और इसमें जो आपके लास्ट इलेक्ट्रॉन से वो आपके किसमें बच्चों, आपके S सबसेल में। किसमें, S सबसेल में। अब आप बताइए कि नजदीक कौन सा सबसेल है। ठीक है, पेनिट्रेशन पावर कौन से सबसेल की होगी, S सबसेल की होगी, P से। ठीक है, तो IP एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी ज्यादा, मुझे इसमें ज्यादा देनी पड़ेगी। तो IP1 बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से। ठीक है बच्चों, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया पेनिट्रेशन पावर का। अब बच्चों मैं क्या करने जा रहा हूं, जैसे मैंने बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, क्योंकि IP1 हमने निकाला है, तो कब निकाला है, बोरॉन से एक इलेक्ट्रॉन निकाला और बेरिलियम से यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, तो जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बोरॉन है वो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये फिनिश। ठीक है, अब बोरॉन आपके क्या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया उसने, 1s2 2s2 वाला कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया। ठीक है, ओके, तो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन बोरॉन अटेन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम, सो सेकंड IP। अब आप इस बोरॉन में से, अब ये तो ये है ना, ये फर्स्ट IP का हो गया। अब इसमें से 2s2 में से अब आप एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो सेकंड IP ऑफ बोरॉन इज मोर देन बेरिलियम। देखिए बेरिलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया था उसका, 1s2 2s1।
बोरॉन में से निकाल दिया था 1s2 2s2। अब इस बोरॉन में बेरिलियम का कॉन्फिगरेशन अटेन कर लिया है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से बोरॉन का Ib2 जो है वो बेरिलियम से क्या हो जाएगा बच्चों, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो Ip1 बेरिलियम का ज्यादा होता है बोरॉन से, लेकिन Ip2 बोरॉन का ज्यादा होता है बेरिलियम से बच्चों, ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। इसी टॉपिक को आगे इंक्रीज करें, ओके, थैंक यू।